अरे वैसे भाई क्या हाल है? यार ठंडी हवा के झोंके पड़ रहे हैं। हालात बुरे हैं इस वक्त। आज तो अच्छी खासी हवा है वैसे। ठंड है, फुल ठंड, प्रॉपर ठंड। लेकिन हम फिर पहुंच गए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और बड़े में व्यूज़ भी आजकल हमारे हिसाब से तो वो ठीक ठाक व्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग एंड शेयरिंग। तो आज हम क्विक रिव्यूज़ देंगे, एक तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के अख्ताम पे हम्म। और दूसरा इंडिया के हालात पे। तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं और इंडिया पे ख़त्म करेंगे और चैप्टर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो जिसने पाकिस्तान की खुशी में नहीं साथ देना तो वो जाके डायरेक्ट इंडिया वाला भी देख सकता है। तो खैर शुरू करते हैं। आर वी इन द एरा ऑफ आके बॉल? यार आके बॉल नहीं, लेकिन बेस बॉल का तो तोड़ निकला है, ये तो सबको नजर आ गया। और वो तो मेरे ख्याल से इंडिया ने प्रूव कर दिया था, ये जब लास्ट भी जब ये गए हैं सबकॉन्टिनेंट में इंग्लैंड, तो एक ही मैच इंग्लैंड जीता था, वो भी ये था कि पोप की बड़ी एक जबरदस्त इनिंग्स, जो एक वंस इन लाइक वंस इन डेकेड इनिंग्स उसने दी है। हालांकि यहाँ तो आके जिस तरह वो खेल रहा था हार्ड हैंड से, तो उसका तो बुरा ही हाल था। तो अदरवाइज ये स्पिनिंग बीइंग द इन द वर्ड्स ऑफ नासिर हुसैन के द क्रिप्टोनाइट ऑफ बेसबॉल, ये तो प्रूव हो गया हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि इंग्लैंड जो है, और मैं उनकी ना एक सुन रहा था, यही प्रेसर सुन रहा था उनका आफ्टर पोस्ट मैच, तो उसमें बेन स्टोक्स और मैकलम दोनों मतलब ये नहीं करना चाहते, तो कहते हैं कि नहीं हमारा तो स्टाइल ही है, तो हम ऐसे ही खेलेंगे, वो स्पिन होगी ज़्यादा तो क्या करें हम। मेरे ख्याल से ये गलत बात है कि बेसबॉल या कोई भी अप्रोच हो, उसकी अडेप्टेबिलिटी इज व्हाट मैटर्स, राइट? तो ठीक है, आपका एक अग्रेसिव इंटेंट हो सकता है, बट फिर आपको स्पिन भी उस तरह खेलनी आनी चाहिए ना कि आप अग्रेसिवली स्पिन खेल सको। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंग्लैंड, बिकॉज दे गोना बी बैक इन द सबकॉन्टिनेंट, आई थिंक अब तो 2 साल बाद ही आएंगे, बांग्लादेश में जो उनकी सीरीज है। दो चीज़ें यार, एक तो आई थिंक उनकी अप्रोच तो जो है वो है, बट आपको ये नज़र आ रहा है कि उस अप्रोच के लिए जो आपके पास बैट्समैन है वो शायद उस स्किलफुल उतने नहीं है जितना ये लोग सोच रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे पास बेस्ट टॉप 6 है इंग्लैंड का। बिल्कुल सही बात है, उनके पास वाकई में शायद, अगर आप जिस तरह की पिचेस पे इंग्लैंड में वो लोग खेलते हैं, उनके पास शायद बेस्ट टॉप 6 ही हो। लेकिन जैक क्रॉली का बहुत बढ़ के सामने बात आ गई है कि यार कि वो बंदा स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेल सकता। बेन डकेट ऐसा बंदा है जो हर पिच पे खेल सकता है। ऑली पोप, हालांकि उसको ये कहा जाता था कि वो शायद बेस्ट खेलता है स्पिन हम्म। टीम में, रूट और स्टोक्स के अलावा, लेकिन वो भी बॉल को बहुत सख्त हाथों से आके अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको बेसबॉल फॉर्मेट ही खेलना है और सब कॉन्टिनेंट में अगर आपको जीतना है उस फिलॉसफी से, तो आपको शायद एक दो चेंजेस करने पड़ेंगे जो स्पिन पे आके भारी पड़ सकें। अ, जिस तरह की अभी टीम है, शायद ये इस अप्रोच के साथ इस सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं जीत पाएगी। और इवन उनके जो स्पिन बॉलर्स भी थे वो भी हमारे बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन आवर स्पिनर्स आउट बोल्ड देयर स्पिनर्स। हाँ, मतलब नासिर हुसैन की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहा था जैक ली जो है वो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है। वो आके एक ही पेस पे एक ही जगह पर पिच कराई जा रहा है, पिच कराई जा रहा है, इंतज़ार में कि शायद कोई गलती हो या पिच मेरे लिए काम कर लेगी। हवा में कोई स्पिन नहीं है, कोई डिप नहीं है। तो जब आप उसको नुमान के साथ कंपेयर करते हो, जो हमारे यहाँ भी 20 साल से बेचारा डोमेस्टिक खेल रहा है, वो उसको तो चांस अंकल नहीं हैं मिल अब रहा। यार। चचा है भाई पूरे, तो नया चचे। तो लेकिन उसके नज़र आ रहा था कि वो बैट्समैन को आउटथिंक कर रहा था। मतलब कि अच्छा ठीक है, तुम आगे आओगे, मैं मुझे पता है तुम आगे निकलोगे, एक दफ़ा तो मैं तुम्हें ऐसी डिप दूँगा जहाँ पे तुम बॉल मिस कर दोगे। उससे हम्म, बहुत सारे लोगों को आउटफॉक्स किया है, लेकिन जैक लीच लग रहा था उसके आगे तो बड़ा ऑर्डिनरी बॉलर था। हम्म, इनफैक्ट रेहान अहमद शोड सम गुड पोटेंशियल। हम्म। नहीं, क्योंकि नुमान अली का तो ये था कि उसने तो जनरली बड़े ही उसने ऐसी विकेट्स ली हैं जिसमें उसने पिच होने से पहले ही बीट कर दिया हुआ था। तो वो तो टर्न ना भी करती तो वो स्टंप थे या बोल्ड या लेग बिफोर उनका, इस तरह का सीन चल रहा था। तो बट ये है कि मुबारक हो कि शुक्र है पाकिस्तान ने एक इतनी देर बाद आके क्या 6 डिफीट्स बाद हम आके कुछ जीते हैं। हाँ, 6 डिफीट्स ऑन द ट्रॉट। शान मसूक का तो ये 7वां टेस्ट था जिसपे वो आके जीते हैं, जो दूसरा मैच हम जीते हैं। तो 2 टेस्ट विन इन अ रो फॉर शान मसूक, तो कांग्रेचुलेशंस टू हिम। अ, इससे एक बात लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये लग रहा था कि जो आकिब बॉल कह रहे हैं ना ये लोग, एटलीस्ट हमें लग रहा था यार कि शुक्र है कि कम से कम कोई प्लान नज़र तो आ रहा है ना। अभी तक तो ये था कि यार हमें समझ नहीं आ रही कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम्म, तो आकिब बॉल को या पाकिस्तान ब्रांड को जो भी कहो, लेकिन अगर ये यही लेके चलते हैं फिलॉसफी के यार होम पे अगर हमें जीतना है,
ये हमारी स्ट्रेंथ है, इस पे खेलो और फिर ये फिगर आउट करो कि बाहर जाके जीतना कैसे है। व्हिच इज व्हाट इंडिया डिड ना। इंडिया ने तो पहले अपने आप को एक सख्त बनाया कि हमें घर पे तो आप हरा नहीं सकते। उसके बाद दे ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा हमारा अब्रॉड हमारा क्या प्लान होगा। नहीं, अगर आप देखो तो इंग्लैंड भी तो उसी कश्मकश में फंसा हुआ है ना। वो अपना ब्रांड खेल सकते हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी किसी हद तक वो चल जाता है, लेकिन जब वो सब कॉन्टिनेंट आते तो उनको अब ये फिगर आउट करना पड़ेगा यार कि हम यहाँ के कैसे जीते। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो इन द आई फील लाइक इन द सेम बोट, दे हैव टू फिगर आउट कि बाहर जाके हमें क्या करना है, लेकिन घर पे तो आपको पता है कि यही प्लान होना चाहिए। लास्ट अगर पाकिस्तान पे खत्म करते हुए मैंने आपसे सवाल करना था कि अगर आपने वो प्रेसर देखा था जिसमें रमीज़ राजा, शान मसूद और ज़ैनब बैठे हुए थे, तो रमीज़ राजा ने तो एक आउटराइट जुगत ही मार दी शान मसूद को कि वो कहता है कि यार ये 6 मैच जो हम हारे हैं, इस पे भी बड़ी मेहनत लगती है। मतलब 6 मैच स्ट्रेट इन अ रो आप इस तरह आप हारते नहीं हो। तो उस पे मैंने अपैरेंटली सुना है कि पीसीबी जो है वो उसको करने लगा है कि भैया आपने बात कैसे कर दी। तो बेचारा शान ने तो आई थिंक ही टुक द हाई रोड और उसने कहा नहीं वी रियली नीडेड दिस विन और इस तरह करके। बट इस तरह की बातें आपको क्या लगता है कि जो हमारे पुराने टाइम क्रिकेटर्स आ जाते हैं और फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता यार। चावल है वो सीरियसली। चावल है यार। ये तो तुम इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के अपने प्लेयर्स को अगर जूते मार रहे हो तो तुम खैर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में यही समझते हैं कि रमीज़ राजा की वजह से डाउनफॉल आया है। मैं शायद उसको इतना क्रेडिट ना दूं, लेकिन इस तरह की बात करना एक उस पे पोस्ट मैच पे आके खासतौर पे जो आप जीते हो तो अनकॉल्ड फॉर। बेवकूफ़ी है। लेकिन यार ये भी तो ये नहीं देखे ना कि आप टीम जो है वो बिल्कुल डिसरप्शन में चल रही है। आप पहली जो आपकी सीरीज थी वो आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ जहाँ पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे ही अच्छा नहीं है। तो शान कैप्टन ना होता, कोई भी होता, तो हमें तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। एग्जैक्टली। जो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी वो हुई थी जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई, कि आप घर पे अपनी पिचेस पे इतनी बुरी तरह उनसे हारे हो। अगर ये जो प्लान उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अब लगाया है, अगर ये उस वक्त अकल लगा लेते और ये सोचते कि यार कि हमें ये देखना है कि बांग्लादेश की वीकनेस क्या है और उसके हिसाब से खेलो, तो शायद आप उस सीरीज का रिजल्ट भी चेंज कर लेते। वो तो अजहर महमूद हमारे जो क्या है वो सेकंड हैंड कोच है क्या है वो जो भी है वो उसने कहा था कि हम तो ऐसी विकेटें बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। तो ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने फिर स्पिनर निकाल लिए हैं। तो खैर सेकंड हैंड कोच सेकंड हैंड कोच ही है भाई वो। मैं अब क्या कहूँ यार, इससे ज्यादा मैं रमीज की तरह जुगत नहीं मार सकता। बट सर्टिफाइड यूज भी नहीं यूज्ड। मनी बैक गारंटी भी नहीं है उसमें। तो खैर करते हैं जी, थोड़ी बात इंडिया पे भी कर लेते हैं। तो इंडिया तो हार गया सीरीज, ठीक है, बड़ी देर बाद हुआ है। मेरा हालांकि वैसे इस पे ना ये है कि बड़े लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, हमारे बड़े पाकिस्तानी भाई ट्रोल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है यार। आप जीते हो दूसरे की, आप उसमें सदमे में साथ दो उनका, आप आई मीन खुश हो रहे हो उनके ऊपर। लेकिन उसमें ये है कि एक तो स्ट्रीक्स यार, ऑल स्ट्रीक्स विल एंड एट सम पॉइंट इन टाइम। और दूसरा ये था कि जिस टीम ने ये स्ट्रीक बनाई थी वो अब निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो नए लोग आ रहे हैं तो ये तो होना ही था। तो मेरे ख्याल से ये जो इतना अलार्म बेल्स नहीं होने चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इज़ ऑल साउंड। आई थिंक उनको थोड़ा सा रीग्रुप करने की अब ज़रूरत है, जस्ट अराउंड कि उन्होंने ये जो नए उनके पर्सनल आ रहे हैं और जो पुराने जा रहे हैं, वो ट्रांजिशन जो है वो कैसे मैनेज करना है। आपका क्या इसमें ख्याल है? मेरा थोड़ा सा इस पे ओपिनियन फ़र्क है। मुझे लगता है कि इंडिया एक तो जो नए लड़के जो आ रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि वो ये पहला सीरीज़ थी उनकी, वो सब खेल चुके हैं पहले भी। खासतौर पे जब बीच में विराट चला गया था तो ये जायसवाल वाला सबको मौका मिल चुका था। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेले हुए, ऊपर से आप घर पे खेल रहे हो जहाँ पे जो ये लड़के डोमेस्टिक पता नहीं कितने साल खेल के आ चुके हैं। आई थिंक इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में सबसे बड़ी बात है जो हम लोग नहीं कह रहे इज़ न्यूजीलैंड प्लेड अबव देयर वेट। ट्रू। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि इंडिया सीरीज़ हारा है, न्यूजीलैंड सीरीज़ जीता है। वेरी ट्रू। और सब लोग इस चक्कर में बैठे रहते हैं यार कि अबे यार ये तो जो है इन्होंने बैटिंग सही नहीं की, ये टीम खत्म हो गई है, ये जो पुराने लड़के हैं अब इनको निकालो, विराट को ड्रॉप करो, रोहित को ड्रॉप करो, अश्विन काम का नहीं है, जडेजा किस काम के लिए खड़ा हुआ है टीम में। यार ये वो लोग हैं जो आपको पिछले 10-12 साल से जिन्होंने आपके लिए स्ट्रीक बनाई है। तो अब एकदम से आके कहना कि ये बिल्कुल बेकार है, आई थिंक ये भी बेवकूफ़ी है। क्रेडिट उनको दो जो जीते हैं, उन्होंने अपने कैपेबिलिटी से बढ़ के यहाँ पे आके खेला है। मतलब अपनी औकात से बाहर खेल लिया। औकात से बाहर, दे केम विद अ प्लान। फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी, बॉलिंग उन्होंने सोच समझ के सही जगह पे कराई है। और आप ये देखो ना यार कि 19-20 का ही फ़र्क था। पहले मैच में अगर 46 ऑल आउट ना होते तो इंडिया शायद मैच जीत सकता था। तो वो
मौसम ने न्यूजीलैंड का साथ दिया और पिच ने उनको सपोर्ट किया। दूसरे मैच में इंडिया के स्पिनर्स जो ऊपर चढ़ने चाहिए थे वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने मैच में हम कितने 12-13 विकेट तो ले ली, अच्छी खासी विकेट नहीं थी। लेकिन उनकी तरफ आके सैटनर ने आके वही किया जो वॉशिंगटन सुंदर ने किया, तो आपने बेसिकली वो चीज़ नेगेट कर दी। फिर बात आ गई कि यार कि अब कौन बैटिंग सर्वाइव कर सकता है, और न्यूजीलैंड played like they should have played on this pitch and India batted like बहुत the मीक new। थे। नहीं यार, इंडिया की बैटिंग में लग रहा था कि वो जो नए इंडिया अप्रोच है ना कि हाँ यार हम लोग चढ़ के खेलेंगे, वो उस तरह आया, और उस चक्कर में वो लोग निकल के, वो जब पूरी टीम आउट हुई तब भी उनकी रन रेट 5 के आसपास थी। अगर वही होता कि आप सोचते कि अच्छा ठीक है, अगर इंडिया मूड में कि भाई 2 दिन है हमारे पास, खड़े रह जाओ, जीत जाएंगे हम मैच, तो शायद रिजल्ट फर्क हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम लोग पुराने तरीके से नहीं खेलेंगे, नए तरीके से खेलेंगे, जो इट्स कमेंडेबल। और घर पे ट्राई करना ज़्यादा बेहतर है बजाय से कि आप बाहर जाके ट्राई करो। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज डन। आई थिंक न्यूजीलैंड प्लेड रियली वेल एंड यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर इट। नहीं, आई एग्री टू सम एक्सटेंट। सो आई थिंक ये कह सकते हैं कि गौतम बॉल जो है वो थोड़ा सा मसला पड़ा हुआ है उसमें, लेकिन आके बॉल जो है वो उसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है। गौतम बॉल, यार मुझे देखना ये है कि ये जो, आई डोंट थिंक बेसबॉल इज द वे टू गो फॉर टेस्ट क्रिकेट। कुछ जगहों पर, कुछ मुल्कों में वो अप्रोच चल सकती है, लेकिन ये जो इन्होंने नया ये जो कीड़ा लगा दिया ना पूरी दुनिया को कि तेज खेलो और हमें एंटरटेनिंग क्रिकेट करना है, ये करना है, ये बट स्लो टर्निंग पिचेस या जो बहुत सीम स्विंग कर रही हो, दोज आर आल्सो एंटरटेनिंग। जब बॉलिंग चढ़ी होती है, मुझे तो ऑनेस्टली ज्यादा मजा आता है जब बॉलिंग चढ़ी होती है। मुझे छक्के चौकों से इतना नहीं होता जितना मुझे होता है कि हैवी सीम हो रही है, किलियां उड़ रही हैं, समझ नहीं आ रही है, और बैट्समैन वहां पे जब सर्वाइव करके स्कोर करते हैं, जिस तरह ये साउथ शकील ने 134 ब्रिलियंट हैंड यार, मतलब उसने 4 चौके मारे 134 में सिर्फ, और वो तोड़ था स्टोक्स का, बिकॉज स्टोक्स को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। या ये तो टेस्ट क्रिकेट, तभी तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट, कि आपको हर फॉर्मेट का टेस्ट होना चाहिए। ये आके भाई छक्के चौके मारो, एक दिन में 600 मार दो, 500 मार दो, ये दिस इज नॉट टेस्ट क्रिकेट। एग्जैक्टली। तो आप अगर ये सोचो कि T20 और वनडे को रेप्लिकेट कर दो टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर फ़ायदा क्या? फिर आप जो वनडे को भी आप ऐसे करो, अगर 2 वनडे एक दिन में खिला दो। इससे तो मुझे लगता है कि यार कि ये इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हर मुल्क का और हर टीम का एक अपना अप्रोच होगा। आप ज़रूर अग्रेसिव खेलो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी एकदम से एक एक्सट्रीम पे जो इंग्लैंड चला गया, क्योंकि वो आगे लग गए ना फिर साउथ एशिया में आके। नहीं, सलमान बट ये तो कहता है, मैं आई थिंक इसी पे हम एंड करते हैं कि ऑलवेज रिस्पेक्ट द कंडीशंस, और इंटेंट वो नहीं है कि बस मैंने आना है तो मैं आके चुक देनी है। इंटेंट है कि टू डू व्हाट इज नेसेसरी बेस्ड ऑन व्हाट द कंडीशंस आर टेलिंग यू टू डू। तो बिल्कुल सही बात है, और आई थिंक वहाँ पे इंडिया आके थोड़ा-सा लड़खड़ा गया है। तो अभी तो एक मैच बचा है, वो अभी भी सैल्वेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इसकी वजह से ये हुआ है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो स्टैंडिंग्स है ना, वो खुल गया अब। वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं। तो अब देखना ये है कि सिनेरियो प्ले आउट कैसे करता है, क्योंकि अब 4-5 टीमें हैं जो टेक्निकली क्वालीफाई कर सकती हैं। तो मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2 नहीं 1 साल बल्कि ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, और हमारे लिए इसका मतलब है कि विल हैव सम मोर कंटेंट फॉर यू गाइस एज वेल। तो खैर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कीप वाचिंग अस, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू डिसएग्री और इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग। बट ऑलराइट, ओके जी।